नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 6 के प्रश्नोत्तर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। आपको दिया गया है मोम का पिघलना, भोजन का पाचन, कोयले का जलना और जल में शक्कर का घुलना। पहला है भौतिक परिवर्तन। अब पहले हम समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको भौतिक परिवर्तन का पता नहीं होगा हम उसका वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसके जो भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वह कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है ना, नया पदार्थ बनता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा मोम का पिघलना, क्योंकि मोम पिघल जाती है और पिघलने के बाद ठंडा करेंगे तो वापस मोम बन जाएगी, यानी इसके सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए हो जाएगा यह भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार से जल में शक्कर का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि उस जल में शक्कर घोल लिया है, ठीक है ना, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अगला है रासायनिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत आ जाएगा भोजन का पाचन। भोजन पच जाता है और पचने के बाद में उसके जो पोषक तत्व हैं शरीर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निष्कर्षित हो जाते हैं, इसलिए हो गया ये रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, यह भी होगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कोयला जल करके राख बन जाता है और राख एक नया पदार्थ बन चुका है, ठीक है ना, और राख से वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यह कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सिरका यानी एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है ना, उक्त अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। यानी इस जो अभिक्रिया में कौन सा नया उत्पाद बनेगा। तो देखिए, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, ये एक क्या है, इसकी अभिक्रिया के दौरान एक नया उत्पाद बन जाता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम CO2 के रूप में लिखते हैं, CO2, इसका हो गया ये अणुसूत्र, ठीक है ना। तो यदि सिरका और खाने का सोडा दोनों की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उत्पाद बनता है, उसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना, जबकि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। लकड़ी यदि जल जाती है तो राख बन जाएगी, और राख क्या हो गया, एक नया पदार्थ हो गया है, इसलिए लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है ना। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें हमने लोहे की कील डाल दी तो उस विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाने का कारण आयरन सल्फेट का बनना है, यानी आयरन सल्फेट बनने के कारण उस विलयन का रंग हरा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म यानी
पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाइए, है ना। तो देखिए अब यह क्या होगा कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर हमें प्राप्त होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है ना। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg+O2, है ना, बराबर क्या आएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये 2 मैंने इसलिए लिखा है, इसको संतुलित कर दिया है। हालांकि आपके स्तर के हिसाब से यानी क्लास 7 में समीकरणों को संतुलित करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है ना। और अगला क्या हो जाएगा कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं, किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 7, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती है। पहली क्या होगी? ध्वनि का उत्पन्न होना, है ना। क्या होगा? ध्वनि का उत्पन्न होना। दूसरा हो जाएगा गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना। तीसरा हो जाएगा रंग में परिवर्तन होना। चौथा हो जाएगा किसी गैस का बनना। तो ये 4 परिवर्तन और भी हो सकते हैं और भी घटनाएं घटित ये हो सकती है उत्पाद बनने के अलावा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको अगली कक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लें। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है ना। यानी जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रवाहित करते हैं तो अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ पर हमने एक समीकरण द्वारा बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसे हमने CO2 प्लस Ca ब्रैकेट OH2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O, है ना। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो है अभिक्रिया भी हमने यहाँ पर लिख दी है और उसका उत्पाद का नाम भी लिख दिया है। प्रश्न क्रमांक 9, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसकी मेथड यहाँ पर आपको बताई गई है। इसको आप थोड़ा समझ लेंगे तो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं। यानी क्या किया हमने, एक बीकर लिया, उसमें 1 कप जल डाल दिया और उसके अंदर कुछ बूंदें डाल दी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, है ना। और उस जल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं, यानी डालते हैं और उसको हिलाते चले जाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण जब तक मिलाते रहते हैं, है ना, तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि इसमें और कॉपर सल्फेट
घुलना संभव न हो, यानी उसको हम डालते जाएंगे कि और नहीं घुल सकता है, यानी संतृप्त अवस्था आ जाती है। कौन सी अवस्था? संतृप्त अवस्था आ जाती है, वहाँ तक हमें वो डालते रहना है। उसके बाद में क्या करेंगे कि विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब कुछ समय बाद वह ठंडा हो जाता है तो हमें उस विलयन में, है ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते दिखाई देते हैं। इस प्रकार से कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 ए। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है ना, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहा धन ऑक्सीजन धन जल, ये जब तीनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं जंग, है ना। रासायनिक नाम क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड। यानी हमने यार इसके लिखा है कि Fe यानी लोहा प्लस वायु O2 मतलब ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वायु से आएगी, हवा से आएगी, और H2O यानी जल या इसकी नमी, इससे बनेगा फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3। ठीक है ना। अब जंग लगने के लिए क्या होता है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी जल या फिर जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी ऑक्सीजन और जल हो या जलवाष्प हो, मतलब नमी आर्द्रता जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, यदि रहती है तो वहाँ पर जंग लगना निश्चित है। और जंग लगने के लिए दोनों चीज़ आवश्यक है। कौन कौन से आवश्यक है? एक तो ऑक्सीजन की मिलना जरूरी है और दूसरा नमी, है ना, यानी जल, ये मिलेगी तभी जंग लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 10वें का बी। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? है ना। अब जंग लगना स्वाभाविक है, खुले में छोड़ दिया आपने, नमी है वहाँ पर और वायु में ऑक्सीजन भी है, जंग तो लगना ही है। लेकिन उससे बचाने के उपाय क्या है कि हाउ कैन वी सेव द आयरन, है ना, बाय रस्ट। तो यहाँ पर लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है कि लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, है ना। उस पर कलर का ऑयल पेंट कर दें या ग्रीस लगा दें तो उस पर जंग लगने की संभावनाएं न्यूनतम हो जाती है, न्यून हो जाती है ना। दूसरा होता है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाई जा सकती है ना, इससे इसमें जंग नहीं लगेगा। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं यशद लेपन, से लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जीआई पाइप होते हैं उन पर यशद लेपन क्या होता है, इस कारण से जंग नहीं लगता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी लोहे की वस्तु को जंग से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।